विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ था। आज नतीजों में 7 सीटें भाजपा ने और 2 सीटें सपा में जीती, सपा ने जीती है। 7 में जो मैंने भाजपा का, इसमें से एक सीट जो महत्वपूर्ण सीट है जो भाजपा गठबंधन में रालोद के खाते में गई है, वो है मीरापुर। ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि चुनाव को लेकर तमाम सवाल उठे, बवाल हुए, सपा ने आरोप लगाए, रामगोपाल वर्मा ने तो रीपोलिंग तक की मांग कर दी, पिस्टल तानने का वीडियो वायरल हुआ तो उसके अलग अलग मायने निकाले गए। हालांकि पुलिस ने कहा कि वो आधा अधूरा फोटो था या वीडियो थी। तमाम सवाल के बाद ये महत्वपूर्ण था कि जब इस सीट के नतीजे आएंगे तो वो 2027 के जो विधानसभा चुनाव उसको कैसे प्रभावित करेंगे, और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक मॉड्यूल के तौर पर मीरापुर उपचुनाव को देखा गया। मेरे साथ 2 वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश शर्मा जी और श्री रविंद्र राणा जी हैं। दोनों पत्रकारों ने लगभग पिछले 1 महीने में मीरापुर के तमाम गांव, हिस्से, कस्बे खंगाले हैं, हजारों लोगों से बात की है। तो ऐसे में उन दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि राजेश शर्मा जी, नतीजे आ गए, रालोद की मिथिलेश पाल लगभग 30,000 वोटों से जीत चुके हैं। अगर हम 2-3 लाइनों में बोले कि इस चुनाव के जो इम्पैक्ट है, असल नतीजे जो है, एक तो नतीजा है कि जीता हारा कौन, लेकिन असल नतीजे राजनीति में कहते हैं कि उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, उसके प्रभाव क्या होंगे। तो असल नतीजे इस चुनाव के क्या हैं और किस तरफ इशारा कर? नितिन जी, ये सीट तो चूंकि ऑलरेडी जीत ली, हार जीत हो गई, लेकिन इस जीत के पीछे बहुत सारी कहानी है। चूंकि मीरापुर ये बिजनौर की ऐसी धरती है, यहाँ बड़े बड़े बहुत बड़े नेताओं का आगमन रहा है और यहाँ तमाम लोगों ने, ये तो छोटी जीत है लेकिन खो बहुत कुछ दिया। मैं अगर सबसे पहले बात करूं बसपा की, तो चूंकि बसपा का तो बेस रहा, 2012 में इसी विधानसभा से बसपा के विधायक बने थे, यानी ऐतिहासिक मतों लगभग में बने थे। लगभग और 12 आज साल में। आज हम देख रहे हैं बसपा ने क्या खोया। बसपा ने ये खोया कि 12 साल जब 2012 में बसपा के यहाँ विधायक होते थे, आज बसपा की वहां जमा जब्त हो गई। चंद्रशेखर जो नया चेहरा थे, निकल कर आए थे, चंद्रशेखर बड़ी ताकत के साथ उभरे। उन्होंने इधर नगीना जीतते हैं और यहाँ मीरापुर में आके अपना बेस बनाते हैं और बसपा की जमात जब्त करा देते हैं। अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव की, तो उन्होंने बहुत कुछ खोया। आरएलडी और सपा का यहाँ हमेशा गठबंधन रहा और लंबे समय से यहाँ गठबंधन में ये सीट जीती है उन्होंने, लेकिन इस बार वो सेकंड नंबर पर संतोष करना पड़ा। जहां तक जयंत चौधरी जी का सवाल है, तो जयंत चौधरी जी ने सीट तो जीत ली, 30,000 वोट से जीत ली, ये बड़ी बात नहीं। लेकिन जो चौधरी साहब ने पिछले 2013 के बाद में जो एक बड़ा सिस्टम खड़ा किया था, क्योंकि वो तो लड़े इस सिस्टम से, उन्होंने पूरा माहौल खड़ा किया मैं शर्मा जी और आपको जो टोक रहा हूं। सिस्टम था, एक बड़ा वोट बैंक था, वो इसमें टूट गया। मैं आपसे जो है इसलिए इसमें टोका, मैंने आपको बीच में रोका कि जयंत चौधरी आरएलडी पे, चूंकि राणा जी ने काफी करीब से देखा है, कवर किया, जयंत चौधरी से मिले हुए, तो इसमें उनकी टिप्पणी लूंगा। लेकिन आप अखिलेश सपा वाला जो फैक्टर है उसको थोड़ा छोटा करके चले गए। अखिलेश यादव यहाँ आए थे, कादिर राणा बड़े चेहरे हैं, सुम्बुल राणा उनकी बेटी है, बहू है, मुनकाद अली की बेटी है। फिर सपा कहाँ चूक गई कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो 3 हिस्सों में कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आया। ओवैसी कैंडिडेट को 18,000 के आसपास वोट मिलना, आसपा के कैंडिडेट जाहिद हसन, एक बार तो आप ही लोगों ने ये संभावना बड़ा जताई, खेल एक बार तो आप ही लोगों ने संभावना जताई कि शायद चुनाव सपा से न होकर आसपा हो जाए। नितिन जी, ये बड़ा खेल है कि मीरापुर में एक दिन पहले ओवीसी आते हैं और ओवीसी आके सुम्बुल राणा के वोट बैंक पर सेंधमारी कर जाते हैं। अखिलेश जी लास्ट टाइम में आते हैं और क्योंकि कादिर राणा बड़ा परिवार है, उनकी सुम्बुल राणा को तो विरासत में राजनीति मिली है, उनका बड़ा नाम है। ये माना जा रहा था कि जब सुम्बुल राणा मैदान में उतरेगी, कादिर राणा परिवार मैदान में उतरेगा, तो जो वोट बैंक है वो एक तरफा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ओवैसी जी ने जब भाषण दिया था तो उसमें एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करी, इस बात का जवाब देने की कोशिश करी, तो लोग उनको वोट कटवा मानते हैं या उनको किसी दूसरी पार्टी की बी टीम मानते हैं। पर इस नतीजे ने तो कहीं ना कहीं, राणा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस नतीजे ने तो कहीं ना कहीं इस बात पे मोहर कहूँ तो लगी है कि हाँ ओवैसी ने वोट काटने में। हालांकि मैं इसको जोड़ लूँ कि अगर ये वोट भी जुड़ जाते तो भी ऐसा नहीं कि मिथिलेश पाल हार जाती या आरएलडी सीट गंवा देती, लेकिन ओवैसी के जो 18,000 वोट हैं, इसका कितना इम्पैक्ट है राणा जी इस नतीजे देखिए, पर? ओवैसी का आना टर्निंग पॉइंट था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। 18 तारीख बहुत अहम थी इस सीट के लिए। ओवैसी के आने से सिर्फ इतना फर्क नहीं पड़ा कि उनके कैंडिडेट ने 18,000 वोट ले लिए। ओवैसी जब तक यहाँ नहीं आए थे तब तक इस सीट पर ट्रायंगुलर फाइट थी। चंद्रशेखर बिल्कुल आजाद, राणा जी, मैं यही कहने वाला था अभी। आप जो कह रहे हैं कि उससे पहले हमने सुना भी नहीं था कि एएमएम से कौन लड़ रहा, लेकिन ओवैसी की एक रैली, एक दिन और आखिरी दिन आप थे उस रैली में मौजूद। निश्चित जी। तो वो उस जनसभा में एक तो सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, जितनी किसी की सभा में नहीं थी। उसी गांव में करते हैं जहां पर अखिलेश यादव की सभा प्रस्तावित थी। अखिलेश यादव नहीं आ पाए थे, लेकिन जनसभा हुई थी और हेलीकॉप्टर लैंड 18 तारीख में वहीं हुआ था अखिलेश यादव का, जहां पे कुछ दूरी पे ओवैसी साहब की सभा हो रही थी। तो सीधे तौर पे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ओवैसी ने
ये जो नुकसान हुआ ओवैसी की पार्टी से समाजवादी पार्टी को हुआ, लेकिन मेरा मानना इससे डिफरेंट है। ओवैसी की एंट्री ने पूरे इलेक्शन को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में खड़ा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद को इससे नुकसान हुआ उनकी पार्टी को। उसके पहले चंद्रशेखर आजाद के बारे में ये परसेप्शन बन रहा था वहां पे कि ये दलितों का सबसे बड़ा हिस्सा उनके पास है, और जो दिख भी रहा है 22,661 वोट मिला है उनके कैंडिडेट को, और बसपा के कैंडिडेट को 3,248 वोट मिला है केवल, और दोनों मुस्लिम हैं, दोनों लोकल हैं। तो आप समझिए 3,248 वोट में बसपा के मुस्लिम वोटों का भी हिस्सा हाँ, है, कुछ तो रहा ही होगा कुछ रहा ही स्थानीय। होगा। तो यानी मोर देन 95, मैं तो कहता हूं 97% से ज्यादा दलित चंद्रशेखर के पास कंसोलिडेट हो गया। अगर मुसलमान वोटर को ये एहसास हो जाता और वो ये ठान लेता कि हमें बीजेपी को हराना है, और वो चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो गया होता, तो इस इलेक्शन की तस्वीर आज कुछ और होती। मीरापुर नगीना बन गया होता। ओवैसी ने मीरापुर को नगीना बनने से रोका उनकी एंट्री ने। नहीं, लेकिन जो पिछले अभी पिछले दिन में जो बात हुई है, सपाई भी यही तर्क दे रहे। एक्चुअली देखिए, मुझे लगता है कि सपा और आजाद समाज पार्टी में दोनों में इस बात की होड़ थी कि कौन मुस्लिमों की बड़ी पार्टी बने, कौन। सपाई भी ये कह रहे हैं दोपहर से कि अगर मुस्लिम ओवैसी की पार्टी में और चंद्रशेखर की पार्टी में ना बटे होते, और जिस तरह का सीट का इतिहास भी है, अवतार बढ़ाना महज 150 वोट से जीते थे, 147 के आसपास जो भी जितनी वोटें से जीते थे, वो भी तब जब दो बड़े मुस्लिम प्रत्याशी थे। उससे पहले जब 2012 में बसपा के प्रत्याशी जीते थे, तब भी मुस्लिम प्रत्याशी थे, उसके बावजूद भी बसपा से मुस्लिम जीतते रहे। यानी कि सारी लड़ाई जो है वो मुस्लिम वोटों के बंटवारे पे अभी टिकी। और जो हम भविष्य की राजनीति की रणनीति हम बात कर रहे हैं कि भविष्य में भी अब लड़ाई इसी बात पे चलेगी। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नई बहस छिड़ेगी कि क्या मुसलमान सपा पे ही रहे, क्या मुसलमान जिस तरह दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बसपा का हुआ करता था आसपा पे चला जाए, क्या इस बंटवारे से ये जाएगा कि जो ओवैसी एक बार मेरठ में किए, लेकिन उसके बाद लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, मेयर के चुनाव में उनको वोट दिए पर उसके बाद वोट नहीं दिए। तो अब जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, इसको एक नया रास्ता मिलेगा। दूसरा, जो आप दलित वोट बैंक की बात कर रहे थे, अभी थोड़ी पहले राजेश शर्मा ये जिक्र हो रहा था, तो बात ही हो रही थी कि मीरापुर जो है वो बिजनौर लोकसभा सीट का हिस्सा है। शर्मा जी ने बताया था थोड़ी देर पहले, और बिजनौर वो सीट है जहां से मायावती जी, बहन जी, सांसद रही हैं। और एक दौर में ऐसा भी आया कि दलित राजनीति के 3 पुरोधा, चाहे रामविलास पासवान हो, मीरा कुमार हो और बहन जी हो, शायद राणा जी आप बताते 85 का चुनाव है, 1985 में, जहां तीनों लोग यहाँ से चुनाव लड़े। मीरा कुमार जीती, लेकिन उसके अगले ही चुनाव में मायावती यहाँ जीती, और एक बड़ा चेहरा। तो अगर हम ये मान लें कि दलितों का बड़ा हिस्सा चंद्रशेखर पे है, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, पर चूंकि हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो जैसे एक बड़ा चेहरा दलित राजनीति को, पूरे देश को, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिम उत्तर प्रदेश से, इसी इलाके से मिला था, तो क्या मान लें कि अब इस विरासत पे चंद्रशेखर का नहीं, ये इसका परीक्षण होना अभी बाकी है। मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना। अगर 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजों की बात करें, तो अधिकांश सीटों पे अभी भी मायावती ने चंद्रशेखर की पार्टी से बेटर परफॉर्म किया है। और ये केवल मीरापुर में ही आश्चर्यजनक है, और मीरापुर में इसलिए आश्चर्यजनक है कि मीरापुर नगीना से सटी हुई है, बिजनौर जिले की, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की सीट है। जिला जरूर उसका मुजफ्फरनगर है, लेकिन विधानसभा सीट बिजनौर लोकसभा की है। यहाँ यहीं से बेस बना था, यहीं से उभार लिया था मायावती की पॉलिटिक्स ने, यहीं से वो नेता बनी, जैसा आपने कहा, पहली बार संसद पहुंची। यहीं से चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं पड़ोस की नगीना सीट से, और यहीं मीरापुर में उनके साथ दलित वोट कंसोलिडेट हो जाता है। मायावती जी तो फिर सहारनपुर चली गई विधानसभा में, उसको कंसोलिडेट किया उन्होंने, कैराना भी लड़ी वो। तो ये पूरे वेस्टर्न यूपी में उन्होंने बेस बनाने की कोशिश की। तो कोई नेता धीरे धीरे बड़ा ऐसे ही बनता है। तो मैं जो देख रहा हूं, जो 50-55 साल तक का यूथ है, वो यूथ और 50-55 साल तक का आधी उम्र के लोग, वो सब शिफ्ट हुए बड़ी तेजी से, उनकी आस्था चंद्रशेखर में बढ़ी है। अब जो सवाल ये है कि अगर हम इस वक्त के सुम्बुल राणा के वोट, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, और ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी के सारे वोट, और बसपा प्रत्याशी के सारे वोट भी मिला दें, तो क्या मिथिलेश पाल हार रही है? नहीं, तब भी नहीं हार रही है। यानी समाजवादी पार्टी के सामने तो फर्स्ट डे से ये क्राइसिस था कि मुस्लिम के साथ प्लस में क्या, उस प्लस के बिना विनिंग कॉम्बिनेशन उनका बन नहीं रहा था। और उनके सामने खतरा यह था कि अगर वो पूरे मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट, जो एक्सरसाइज अखिलेश यादव ने 18 तारीख को की, कि पिस्टल लहराते ही लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो 20 तारीख में की, और 18 तारीख में लास्ट मोमेंट में वो 1 घंटे के लिए जनसभा करके गए।
ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ये सब नहीं समझते, बहुत शार्प पॉलिटिशियन है और अपने वक्त के युवा चेहरों में सबसे ज्यादा कैलिबर वाले पॉलिटिशियन के तौर पे मैं उनको देखता हूं। जबरदस्त पकड़ बनाई उन्होंने पार्टी के भीतर के संग्राम से, जिस तरह से लड़ करके वो जीते उभरे। आजम खान सोचिए कि जिस पार्टी में आजम खान जैसे बड़े लोग थे, जिसमें शिवपाल यादव जी जैसे बड़े लोग थे, राम गोपाल जी जैसे बड़े लोग थे, वहां से लीडरशिप खड़ी करके आना, पूरी पार्टी को लेके नहीं, चलना, ये मामूली बात नहीं है। मैं इसलिए इसका लेकिन जिक्र कर रहा हूं नहीं, कि मैं इसलिए अखिलेश कह रहा हूं, यादव ये भांप रहे थे कि क्या होने जा रहा है। वो 3 दिन पहले भी सभा कर सकते थे, 2 बार भी आ सकते थे, रोड शो और बड़ा भी कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी छवि वो बनेगी जो कभी नेताजी वाली बनती थी। वो सिर्फ मुसलमानों के नेता बने रहना नहीं चाहते अखिलेश यादव, वो पीडीए बना रहे हैं। उनको लग रहा था कि नहीं, मैंने ज्यादा जी, पेनिट्रेट जी, किया तो सिर्फ आप मुस्लिम्स के बीच में। आपने बिल्कुल सही बात कही। तो पीडीए मीरापुर में तो पूरी तरह फेल हो गया। दलितों के वोट किसी भी स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि सपा को मिलते दिखाई दे हैं, और जो पीडीए का महत्वपूर्ण अंश है अल्पसंख्यक, वो 3 जगह बट गए। तो यानी कि अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटेजी है, सपा की जो स्ट्रेटेजी है, वो यहाँ फेल रही। वहीं जब मुख्यमंत्री आते हैं, और मुख्यमंत्री जो मैं अगर कहूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ एक हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, दंगा भी कहीं ना कहीं उससे जुड़े मुद्दों पर रहा। तो जब उन्होंने ये नारा दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जहाँ दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, तो कहीं ना कहीं ऐसा माने कि योगी जी ने जिस अग्रेसिव कैंपेनिंग से इस सीट को और कंसोलिडेट कर दिया। देखिए 30,000 का अंतर शायद हमने और आपने नहीं सोचा था। हम लोग कल जब बात कर रहे थे तो सोच रहे थे कि ये 20 के आसपास होना चाहिए। आमतौर पर 10 होता है, पर इस चुनाव में चूंकि मेहनत मिथिलेश पाल से और कई समीकरण थे, आरएलडी साथ में आई है, बीजेपी साथ में, 20 तक पहुंच सकता है। तो हम ये तो मान लें कि इस चुनाव के जो लूजर, अगर मीरापुर की हम बात करें, अखिलेश यादव का पीडीए बुरी तरह से फेल साबित हुआ। बसपा, हालांकि जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी टेस्टिंग फेज में भी, मैं अपने साथियों को, दर्शकों को बताऊं कि टेस्टिंग फेज में इसलिए भी है कि अभी चंद्रशेखर जब लड़ाई लड़ रहे थे तो अकेले थे। अभी मायावती ना तो उनके सामने प्रचार करना ही, जो भी वजह रही हो बसपा की, ना आकाश खासतौर से प्रचार में आए। देखिए पिछले दिनों आपने देखा होगा राणा जी, 1-2 रैली हमने आकाश की सुनी है नगीना में। बेशक से नगीना भी मुझे लगता है उनके प्रत्याशी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन चंद्रशेखर के सामने नहीं किया, पर आकाश की रैलियों में भीड़ जुटी। आकाश को बोलते हुए लोगों ने पसंद भी किया था। तो ऐसे में चंद्रशेखर का टेस्ट जो है अभी वो आकाश के सामने भी होना है, या जब कभी मायावती मैदान में उतरेगी खुद के, तो तब भी होना। लेकिन जो हम अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे, और खासतौर से योगी जी ने, अब मैं आऊंगा जो अगला मुद्दा है, अखिलेश जो तंज कहें कि अखिलेश तंज तो नहीं, लेकिन अखिलेश के दोस्त थे पिछले चुनाव में जयंत चौधरी, और बड़े अग्रेसिव तरीके से दोनों ने लड़ाई भी लड़ी और विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। और जो भी सपा को यहाँ मदद मिली पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो अभी जो शर्मा जी कहते हैं, आपने कहा कि सपा पे एक्स्ट्रा क्या, तो जयंत ने वो एक्स्ट्रा एज दिया था। उस दोस्त को गंवाया पहले अखिलेश ने, किन्हीं वजह से हो, चाहे जो कहते हैं मुजफ्फरनगर सीट की वजह से बात बिगड़ गई थी, लेकिन जयंत चौधरी और भाजपा की दोस्ती पे एटलीस्ट विधानसभा स्तर पे, लोकसभा में मोहर लग चुकी है, इस सीट ने लगा दी। नहीं, वो तो निश्चित तौर पे देखिए, जयंत चौधरी जी की पार्टी का समीकरण क्या था 13 के दंगे से पहले, जाट मुस्लिम इक्वेशन, किसान इक्वेशन, बाकी किसान जो जातियों को यूनाइट करते थे वो। जब 2013 का दंगा होता है तो तमाम किसान जातियां छिटक जाती हैं और बीजेपी की तरफ चली जाती हैं। इवन जाटों में भी बंटवारा हो जाता है, और मुस्लिम्स जो हैं वो भी नाराज हो जाते हैं, वो छिटक जाते हैं। उनको लगता है कि चौधरी साहब ने बहुत सक्रिय पेनिट्रेशन नहीं किया। लेकिन वो जैसे आज इस सीट पे अखिलेश यादव चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं, उस वक्त उस तरह से चौधरी साहब घिरे हुए थे, और वो डिसीजन नहीं ले पाए उस समय। वो नुकसान हुआ उन्हें, लेकिन 2019 में वो डिसीजन लेते हैं, उस इक्वेशन को स्ट्रोंग करते हैं, खड़ा करते हैं। बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ता है जबरदस्त इसका, लेकिन 2024 आते आते जयंत चौधरी वापसी कर जाते हैं बीजेपी के साथ। अब इसमें होता यह है कि बड़े पैमाने पे मुस्लिम वोट उनसे छिटक जाता है, इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाता है इस इलाके में। अब उस पे वो और ज्यादा नाराजगी के साथ कंसोलिडेट हो रहा है वहां पे। उनको लग रहा है कि जो जिस तरह से नैरेटिव बना, पिस्टल लहराई, लाठियां चली, या जो जोली में हुआ, जो ककरोली में हुआ, जो सीकरी में हुआ, उससे मुस्लिम वोटरों में जयंत चौधरी के प्रति नाराजगी बढ़ी है। अब जो सोशल इक्वेशन है, वोट बैंक का इक्वेशन है, वो ये विकल्प अब मुझे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जयंत चौधरी, हालांकि सियासत असीम संभावनाओं का खेल है, और हमने देखा कि अशोक तंवर किस तरह से आखिरी मोमेंट में हरियाणा में चले गए,
कांग्रेस के साथ बीजेपी से हालांकि उनका दांव फेल हो गया, कांग्रेस फेल के हो गया, वो अलग बात है। और साथ। हमने ये भी देखा कैसे रमेश चंद्र तोमर 4-5 बार के गाजियाबाद के सांसद कैंडिडेट घोषित होते हैं गौतम बुद्ध नगर से और लास्ट मोमेंट में चले जाते हैं मोदी जी के मंच पे, प्रत्याशी विहीन हो जाती है कांग्रेस वहां पे। तो सियासत में सब कुछ होता है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये विकल्प 2027 के लिए बंद हो गया है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के साथ आए, बहुत स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन के साथ। और मुझे ये भी नहीं, पॉसिबिलिटी लगती है, जी, मैं इसको और आगे जाके देख रहा हूं। एक तो वोट बैंक का इक्वेशन बदल गया, मुस्लिम्स नहीं रहे साथ जयंत चौधरी के। दूसरा ये कि मुझे इस बात की प्रबल संभावना लगती है कि बैकवर्ड कास्ट को, और बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स आज की तारीख में बैकवर्ड कास्ट की है। मिथिलेश पाल भी जीती हैं तो उसी कॉम्बिनेशन से जीती हैं, 38% बैकवर्ड कास्ट और 5% फॉरवर्ड कास्ट। यही वोट मिथिलेश पाल के पास है, दलित नहीं है, मुसलमान नहीं है। तो अब इस इक्वेशन को, या खैर में जो जीता है बीजेपी का प्रत्याशी, वो 1 लाख प्लस जाट वोट के बूते पे जीता है। कुदरकी में भी है कुछ जाट वोट, तो वहां भी फर्क पड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब इस चुनाव में 2027 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक और दांव खेल सकती है बड़ा, और ये दांव इस तौर पे हो सकता है कि जयंत चौधरी को वो कैबिनेट के तौर पे प्रमोट कर दें और कंसोलिडेट करने के लिए, चूंकि एक नाराजगी बनी थी कि जयंत चौधरी से कम हैसियत वाले कई लोग मजबूत स्थिति में वहां दिखे। उनका गेस्चर पोस्चर, उनके बैठने की सिचुएशन, उसको लेकर भी बहुत चर्चाएं हुई। उन सारे सवालों को मुझे लगता है कि इस पूरी बेल्ट में और धार देने के लिए और मजबूती से खड़ा करने के लिए ये दांव भी अभी बीजेपी खेल सकती है। शर्मा जी, राणे जैसे करते हैं, अब संभावनाएं क्यों हो? अब क्यों हम ये उम्मीद कर रहे हैं, क्यों कोई भी उम्मीद करे कि जयंत चौधरी वापस लौटेंगे? जयंत चौधरी अपने 2 सांसद जिता चुके हैं भारी अच्छी खासी वोटों से। जयंत चौधरी का टेस्ट था ही उनकी पार्टी से। सवाल भी उठे कि वो कैंडिडेट भी भाजपा से लाए हैं, ऐसा क्या? लेकिन जयंत चौधरी जो उनके वाला कॉम्बिनेशन है, फिर एक सवाल ये था कि जयंत चौधरी का कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे के समर्थन में होंगे, क्या वहाँ साथ रहेंगे? तो मुझे लगता है जयंत चौधरी ने अपनी राह अभी की डेट में तो तय कर ली है। अब मुझे लगता है उनको अल्पसंख्यक वोटों का बहुत मोह रहा होगा, हालांकि वो तमाम मंचों से बीच का रास्ता अपनाते दिखे, पर इस बार तो योगी जी के मन से रहे, उसी मन से मुख्यमंत्री ने जो चुनाव का टेम्पो है, देखिए मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे जिस दिन, जिस तरह से उन्होंने अग्रेसिव तरीके से भाषण दिया, सपा का की गाड़ी पे जो झंडा है उस तरह का बयान दिया, जहां दिखे जो मैंने कहा था सपाई और वहां बिटिया घबराई, तो टेम्पो उस चुनाव ने बनाया और जयंत चौधरी उसके समर्थन में। जयंत चौधरी ने पीडीए की फुल फॉर्म भी बताया। हाँ, जयंत चौधरी ने पीडीए की फुल, अब तक ये भी देखा गया था मैं खास तौर से कि जयंत सीधे अखिलेश पे कोई हमला करने से बचे थे, लेकिन जब उनके गढ़ में बात आई, उनकी सीधी लड़ाई हुई, तो उन्होंने सीधे हमले किए हैं और अखिलेश ने भी काउंटर किया उसको। अखिलेश यादव, एक खास बात और इसमें ये है कि अखिलेश यादव जब मुजफ्फरनगर आते हैं जनसभा करने के लिए, मीरापुर के प्रत्याशी के लिए, तब वो जयंत चौधरी पर अटैक नहीं करते हैं। आप उनकी पूरी स्पीच सुनिए, वो नाम नहीं लेते हैं, खुले तौर पर अटैक नहीं करते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ, अच्छा, मीरापुर की। जी। मीरापुर में वो जब पीडीए की फुल फॉर्म बताते हैं जयंत चौधरी, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गेरा कहते हैं उसको, तो उसके 1-2 दिन बाद, तीसरे दिन उसके, अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि जिन्होंने ये फुल फॉर्म बताई है वो डीएपी की फुल फॉर्म भी बता दें। किसान लाइन में लगा हुआ है, फोटो वो लगाते हैं उसका उसके साथ। लेकिन जब मुजफ्फरनगर में आते हैं तो बीजेपी पे काउंटर करते हैं, वो चंद्रशेखर का नाम नहीं लेते, जयंत चौधरी का नाम नहीं लेते। और इवन 18 तारीख में मैंने खुद सवाल पूछा जयंत चौधरी से, जयंत चौधरी भी वहीं थे उस दिन। मैंने पूछा कि अखिलेश यादव डीएपी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो उन्होंने सवाल घुमा दिया, उन्होंने कहा मुझसे पूछ रहे हैं क्या, मुझे इसका जवाब देना है क्या? तो उन्होंने भी डायरेक्ट कोई अटैक नहीं किया। तो ये नेताओं की अपनी शैली होती है, अपना अंदाज होता है कि वो बड़े भाई हैं। हाँ, और उन्होंने कहा कि वो भाई है, हमारे संबंध अच्छे हैं। अब दोनों वरिष्ठ साथियों से मेरा बस सवाल ये है, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि चुनाव मिथिलेश पाल जीत रही हैं, रालोद ने उसका जश्न मनाया, भाजपाई महाराष्ट्र की जीत का जश्न शहर भर में मना रहे हैं। लेकिन ये जो राजनीति है, जैसे कि राणा जी कह रहे थे कि ये संभावनाओं का दौर है, और मुझे लगता है सभी दलों की निगाह उपचुनाव में भी इसलिए जोर लगा, खुद मुख्यमंत्री ने जोर लगाया, जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा बात गई थी कि सपा और कांग्रेस ने अच्छा किया था, तो इस चुनाव में बीजेपी ने और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अग्रेसिवली सारी सीटों पर कैंपेनिंग की, अपने लोग वहां भेजे, तो ये लड़ाई इस बात के नैरेटिव सेट करने की 27 की दिशा में कौन। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पहला फेज हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ और उसके आसपास सीटों से चुनाव चलता है। इसी चुनाव से ये दिशा तय हो जाती है लगभग कि कहाँ जा रहा है।
मैं सही कर रहा हूँ राणा जी? मोदी जब पहली बार 2014 में थे तो पहले चरण से ये तय हो गया था कि मोदी जी की आंधी आने वाली है और 10 की 10 सीटें वो जीत रहे हैं। जब हम 10 कह रहे थे तो कुछ लोग, मैं खासतौर से उसमें चौधरी अजीत सिंह की सीट भी थी, तो मुझे लग रहा था ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। उसके बाद भी लगातार हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में भी रालोद और सपा गठबंधन काम कर रहा है, ये बात पहले चरण में दिख गई थी और बीजेपी ने दूसरे तीसरे चरणों के लिए अपनी किलेबंदी मजबूत करके अपनी सरकार को बनाने में उससे मदद मिली, उन्हें मालूम चला कि वहां थोड़ा सा आधार है। अब चूंकि बीजेपी ने उसी साथी को तोड़ लिया सपा से, जो 2022 में उसने मजबूत दी, और उन्होंने जीत के बता भी दिया कि कॉम्बिनेशन और बेहतर है। तो अब दोनों साथियों से राजेश जी आपसे कि 27 का जो मैसेज है, भविष्य का जो मैसेज है, कि क्या चंद्रशेखर, हमने बताया कि दलितों के वोट अभी उनको मिलते दिख रहे हैं, पर सपाई कुछ नेताओं से बात हो रही है, वो अभी चुनाव आए, नतीजा कुछ घंटे हुए हैं, वो खुद हार की तरफ है, पर वो अभी से इस बात को प्रचार करने में लग गए हैं कि अगर, जो राणा जी ने कहा था वैसा नहीं जीतते, कि अगर ओवैसी ना होते या जाहिद हसन जो आसपा के प्रत्याशी उन्होंने मुस्लिम वोट ना काटे होते तो ये सीट उनकी थी और वो जीत लेते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में एक नई चुनौती चंद्रशेखर को झेलनी पड़े कि वो ओवैसी कैटेगरी में खड़ी न हो जाए कि वो मुसलमानों को वोट काट लेते हैं? जी। देखो नितिन जी, ये जो आज रिजल्ट आया है पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे, इसने एक लाइन तो खींच दी। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर हैं, उनके पास बड़ी लीडरशिप है। और अगर हम 2022 की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो उसमें जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे। अगर आज की बात करें इस समय की, अगर उस समय जयंत चौधरी बीजेपी के पास होते तो बीजेपी को जो बहुत सारी सीटें गंवाती, ये गंवाई ना पड़ती। और आज चूंकि बीजेपी का है अपना बड़ा नेटवर्क है, जयंत चौधरी का अपना बड़ा नेटवर्क है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे आए, लेकिन आज जो रिजल्ट आया है इसने कहीं ना कहीं 2027 का आईना दिखा दिया है। क्योंकि अगर ये दो दल एक साथ होंगे वेस्ट यूपी में, तो ये सोचना पड़ेगा विपक्षी दलों को, ये अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि इनके मुकाबले उनकी क्या रणनीति होगी। जब तक विपक्ष के पास में दलित और मुस्लिम एक साथ नहीं होगा, और दूसरा जो जो पीडीए की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा ठोस, तो हमें लगता है कि इस गठबंधन से पार नहीं पा सकते। ये बड़ा इसमें एक राणा जी सवाल मेरा आपसे है कि अखिलेश यादव पीडीए की बात तो करते रहते हैं, और चूंकि पीडीए में दो हिस्से मान लें, दलित और अल्पसंख्यक, वेस्ट यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार हुई है, मजबूत आधार है, बहुजन समाज पार्टी रहती उस चली। लेकिन कोई ऐसा बड़ा नेता, कोई ऐसा स्थानीय चेहरा, खासतौर से दलितों में, उस सपा ने तैयार तो किया नहीं जिसके दम पे वो वोट लाने की कोशिश करते, जिसके दम से कुछ लोग मोबिलाइज होते। सिर्फ नारे भर से वोट नहीं मिलते, और मीरापुर में तो नहीं मिले। तो इस पे मैं जाऊंगा कि आप जरा। निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके पास स्थानीय स्तर पे अलग अलग जातियों के नेता नहीं है, जिस तरह के एनडीए के पास जिस तरह का उनके पास हर कास्ट में लीडर है यहाँ पे, और हर कास्ट के लीडर को मीरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाया था मैं इसी पे ला रहा हूँ। आप देखिए राणा जी, जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे आरएलडी के पास भी अपना, लेकिन भाजपा के जितने बड़े चेहरे हैं, जबकि जो एक फर्क है, इस पे हम थोड़ी सी जरूर चर्चा करेंगे। दो गठबंधन है, आपने एनडीए कहा इसलिए मैं इंडिया पे आता हूँ। दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए। एनडीए में रालोद को सीट जिताने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, खुद मुख्यमंत्री ने जोर लगा दिया। उन्होंने उसको ऐसा समझा ही नहीं कि ये हमारी सीट नहीं है। निश्चित। वहीं जब अखिलेश यादव की सपा की बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई नेता, कांग्रेस का कोई स्थानीय नेता भी, ठीक है कांग्रेस का बहुत ज्यादा आधार बना हो, पर एक स्थानीय बॉडी है उनके पास, कार्यकर्ता है उनके पास, पार्टी पदाधिकारी है, कांग्रेस कहीं दिखी नहीं इसमें, या सपा ने कांग्रेस कहीं लिया नहीं। तो आप ये जो गंभीरता है कि एक तरफ एनडीए ने जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया और अपने अपने गठबंधन के साथी को जिताने के लिए जोर लगा दिया, वहीं कांग्रेस और सपा तो एक साथ कहीं दिखी नहीं। दरअसल इसमें एक डर है इसके पीछे। जैसे कुछ लोग, मैं बहुत लोगों से मैंने ग्राउंड पे बात की, तो कुछ लोगों ने कहा कि जयंत चौधरी यूपी के आने वाले समय के दुष्यंत चौटाला हैं। अच्छा, ऐसी बात भी चली? ऐसी बात भी लोगों ने कही, कुछ लोगों ने। तो हमने पूछा कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब जैसे दुष्यंत चौटाला को कुछ दिन रखा उन्होंने साथ, इस्तेमाल किया और अलग कर दिया, ऐसे ये जयंत चौधरी को कर देंगे। तो ये सवाल अभी जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में नहीं है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है उससे कहीं भी ये झलकता नहीं है। जयंत चौधरी हर भाषण में प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं, उनकी वेलफेयर स्कीम्स का जिक्र करते हैं, सरकार के अच्छे कामों का जिक्र करते हैं, और अभी तक कहीं भी मेरा नेटवर्क उनके आसपास के कार्यकर्ताओं के, चूंकि मैंने पॉलिटिकल सेगमेंट को कवर किया इधर काफी लंबे समय, तो कई पार्टियों में और खास तौर पे किसान राजनीति से जुड़े लोगों में मेरा इंटरेक्शन रहता है। तो कहीं से भी ये आवाज नहीं आई ऊपर से कि जैन जी ने किसी के सामने ये कहा कि साहब ये चलेगा नहीं, ज्यादा कुछ रास्ता तलाशना पड़ेगा,
हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसा कोई इंप्रेशन आया नहीं। हालांकि लोकल लेवल पे ये कंट्राडिक्शन उभरता है कार्यकर्ताओं में, कई बार होता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के लेवल पे नहीं आया। लेकिन जितना मैं देखूं राणा जी, जितना पश्चिम की पॉलिटिक्स को मैंने कवर किया, मंत्री बनने के बाद इस कार्यकाल में जितने सक्रिय जयंत चौधरी इस बार दिखे निश्चित हैं, निश्चित मुझे लगता है कि इतने सालों से हम उनको कभी देख इतने रहे हैं, हमने सक्रिय नहीं उनको इतना सक्रिय नहीं देखा। जिस निश्चित। तरह से वो लगातार अपने डिपार्टमेंट के कार्यक्रमों में जा और रहे हैं और दूसरे और कार्यक्रमों आप में ये जा भी रहे हैं। देखिए कि मंत्री बनने के बाद जैसे एक बात होती है कि आदमी की व्यस्तताएं बढ़ती हैं, तो मिलने का दायरा सीमित होता है। मैं देख रहा था वो रोड शो में जिस तरह से लोगों को नाम ले लेके संबोधित कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे अपनी तरफ से बुजुर्ग लोगों को। जबकि हाथ आमतौर पे चौधरी परिवार पे एक छोटा सा आरोप तो ये रहा ही है कि वो कम रहते हैं लोगों वो के बीच थोड़ा में, दायरा वो सीमित कर दायरा लेते हैं। सीमित कर रखते हैं। चॉइस ऑफ पे भी आरोप लगता था निश्चित। अजीत सिंह पे भी लेकिन कि वो दिल्ली में लेकिन रहे वो और- सक्रिय बने हुए लगातार। लेकिन अब इस बार सक्रियता मैं कह रहा हूँ, ये हाँ, आप और मानेंगे इस बात पे इजीली कि इस बार सक्रियता बढ़ी है निश्चित उनकी? और इजीली अवेलेबल बने हुए हैं लोगों हाँ। के लिए अपने। तो अब ये उनकी स्ट्रेंथ है। तो ये मैसेज उधर नहीं है डर वाला, ये डर वाला मैसेज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में है। जैसे अखिलेश यादव जी इस बात से बहुत खुश हुए होंगे कि कांग्रेस ने कोई सीट नहीं ली यूपी में। दोनों के बीच वार्तालाप से सहमति से ही तय हुआ हालांकि, लेकिन अब इसमें एक खेल है बड़ा। वो खेल ये है कि दलित और मुस्लिम वोट किस तरफ शिफ्ट होगा आने वाले समय में, इस पे पूरे देश की सियासत का भविष्य तय होगा। इससे एक वक्त में ये वोट बैंक कांग्रेस के साथ होता था, फिर ये दलित वोट बैंक मायावती जी के साथ हुआ, और इस पूरी बेल्ट में और यूपी में तो उनके साथ मुस्लिम भी आ गया, तो वो सरकारों में शामिल हुई लगातार। अब वही मुस्लिम वोट बैंक, उसी पे दावेदारी समाजवादी पार्टी की है और उसी पे कांग्रेस की है। कांग्रेस भी चाहती है मेरे पास आए, वो चूंकि नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहती है। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आजम खान पावर सेंटर बन जाते हैं अचानक, पॉलिटिक्स से आउट होते हुए भी। जी, जी, अखिलेश यादव उनके घर जाते हैं, जी, चंद्रशेखर आजाद उनके बेटे से जेल में मिलने जाते हैं, जी। और फिर चुनाव खत्म होने के बाद फिर चंद्रशेखर आजाद आजम खान साहब से जेल में मिलने चले जाते हैं। तो यानी आजम खान की जो ये रिलीवेंसी है, ये क्यों बनी हुई है? इसलिए बनी हुई है कि हर कोई चाहता है, हर किसी को मुस्लिमों का वोट चाहिए। तो अब ऐसे में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच भी एक साइलेंट वार है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुसलमान उनसे सटा रहे। कांग्रेस मैसेज ये है कि कांग्रेस की वजह से अखिलेश यादव को मुसलमान वोट मिल रहा है। अब दूसरा दलितों का खतरा है। दलित सेगमेंट, पीडीए का नारा भले ही दिया उन्होंने, अल्पसंख्यक और बैकवर्ड कास्ट तो जुड़ रहा है, ईस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों में भी जुड़ा है, और एमवाई फैक्टर उनका बेस है ही, तो बैकवर्ड कास्ट और मुस्लिम तो जुड़ रहा है मजबूती से। दलित नहीं आ रहा है अभी उनके पास, दलित बट रहा है। मायावती के पास कंसोलिडेट है। कल आज ही मेरे पास एक, मैंने चंद्रशेखर का इंटरव्यू किया था इलेक्शन के दौरान, उसकी एक छोटी सी वायरल हो गई क्लिप। उस एक लड़के ने, दलित लड़के ने मुझे मेरे शहर के वो भेजी, तो मैंने उससे चर्चा की। उसने कहा कि, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या चंद्रशेखर भविष्य के दलितों के बड़े नेता हैं, बहन जी के कद पे जाके खड़े हो जाएंगे? उसने कहा नहीं, ये दलितों के वोट को वैसे ही डिवाइड कर रहे हैं जैसे ओवैसी मुसलमानों के वोट को डिवाइड कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने कहा बड़ी नेता तो बहन जी हैं, और बहन जी उस शख्स की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। उसने कहा कि बहन जी हमेशा अपने वोटर सपोर्टर के साथ खड़ी होती थी और सत्ता का इंतजार करती थी, सत्ता आने पर उसके वेलफेयर में काम करती थी, ऐसा कोई एक्ट नहीं करती थी जिससे उस पर मुकदमे दर्ज हो जाएं। उन्होंने कहा चंद्रशेखर एग्रेसिव लीडर हैं, यूथ पे मुकदमे भी दर्ज होते हैं। तो एक तो गरीबी है, समाज संकट में है, दूसरा मुकदमे दर्ज हो गए तो हौसला टूटता है इससे। ये तर्क उस आदमी ने मुझे दिया। यानी ये खतरा दोनों तरफ बरकरार है, मुसलमानों के बीच में भी और दलितों के यानी बीच कि अगर में हम भी। 27 की बात करें थे राणा जी, तो बीजेपी का जो अलायंस है, जी। बीजेपी आरएलडी, वो इस जीत के बाद ऑब्वियसली आप वो जीते हैं तो आश्वस्त होंगे, वो आश्वस्त है और आश्वस्त आगे इस जीत को, मीरापुर की जीत को आगे लेके जाएगा। जी। लेकिन जो विपक्ष है, जिसके 2-3 धुरी हैं, उसमें सपा का, इंडिया गठबंधन तो है ही, हाँ। बसपा भी और आसपा उससे बाहर है। यानी कि ये जो असली जो चुनौती है, जो हम 27 की बात कर रहे हैं, वो अब इन चारों पार्टियों के बीच में चलेगी कि निश्चित वो तौर पे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तो मुसलमानों का खैर ख्वाह कौन हो और दूसरा दलितों का खैर और ख्वाह कौन। पीडीए में जो डी और ए है, हाँ, उसी के बीच पूरा घमासान चलेगा, अल्पसंख्यक और दलित के बीच में ही चलेगा। क्योंकि है क्या कि अगर आने वाले समय में कोई कोलैबोरेशन बनता, हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आ जाए, हो सकता है यूपी में ओवैसी उनके साथ आ जाए। अगर ऐसा होता है, इफ बट्स हैं, नहीं, लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज हैं। चंद्रशेखर ने भी जो हरियाणा में किया, उससे कुछ खास नतीजे तो आए नहीं।
चंद्रशेखर हरियाणा में गए थे, वहां उन्होंने कैंडिडेट उतारे, वहां कुछ खास नतीजे नहीं रहे। नहीं, उनका तो ये कहना है, दरअसल चंद्रशेखर की जो पॉलिटिक्स है वो काशीराम जी के फॉर्मूले पे है। और काशीराम जी ये कहते थे कि पहले कुछ चुनाव हारने के लिए लड़ो, फिर हराने के लिए लड़ो, और फिर जीतने के लिए लड़ो। ये कांशीराम जी का जी जी, फॉर्मूला था। और फॉर्मूला वो था जी। कहते हैं कि मैं कांशीराम जी का, उन्होंने लिखा भी आजाद समाज पार्टी कांशीराम। तो चंद्रशेखर हरियाणा इसलिए नहीं गए कि उससे कुछ रिजल्ट निकलना था, उनका मकसद था कि हमारे लोग लड़े। जैसे एक और बड़ा दांव खेल दिया चंद्रशेखर ने इस बीच में, जो बड़ा खतरा है आने वाले समय के लिए विपक्ष के लिए। उन्होंने जिला पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के जो इलेक्शन है उसको लेके हर जगह अपने भाषण में जिक्र किया कि हम उसमें लड़ाएंगे। मायावती जी नहीं लड़ाती, बसपा जो है वो छोटे इलेक्शन में नहीं जाती है, फ्री छोड़ देती है। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर देख रहे हैं कि हमारे पास एक चंक है दलित वोटों का, उसके दम पे बैकवर्ड कास्ट से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कहीं कहीं मुसलमान से बनाएंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे, अपना वोट शिफ्ट करेंगे, जो रिजर्व सीटें होंगी वहां पे उनका अपनी तरफ शिफ्ट कराएंगे। ये रणनीति वो लेके चल रहे हैं। ये बड़ा संकट है आने वाले समय में विपक्ष की राजनीति के लिए। अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर को इग्नोर कर पाना अब आसान नहीं होगा, खास तौर पे इन रिजल्ट्स के बाद। और बहन जी का जलवा भी अभी बरकरार है, खत्म नहीं, नहीं वो हुआ तो है। वह तो जैसे हमने कहा कि टेस्टिंग फेज इसलिए जी है अभी, क्योंकि किन्हीं वजहों से जी स्वास्थ्य कारण है, जो वजह ना तो बहन जाए ना आकाश आए। और चंद्रशेखर के लिए एक बड़ा टेस्ट अभी तब होना है जब लड़ाई अगर दलित वोटों की है, और बड़ी रोचक होगी अगर इसको हम निश्चित। राजनीतिक विश्लेषण रखें, जब चंद्रशेखर के सामने आकाश खड़े होंगे। चूंकि आकाश का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, जैसे आप चंद्रशेखर के रैलियों में गए, मैंने आकाश की के भाषण सुने कुछ लोकसभा चुनाव में, तो लगा कि वो सधी हुई भाषा में बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, अग्रेसिव बात करते हैं। तो यानी कि जो अब हम जब इसको राणा जी इस बहस को विराम देने की तरफ चलेंगे, तो एक बात तो तय है कि थोड़ा सा निश्चिंतता आज आरएलडी और भाजपा के निश्चित कार्यकर्ताओं में आई होगी। निश्चित। आज ही नहीं, भविष्य के आगे भी आई होगी। इस जीत से एक बात और होगी कि जो थोड़े लोग नाराज थे आरएलडी में, हम लोगों ने देखा, इससे इनकार नहीं कर सकते कि आरएलडी के कुछ लोग इस बात से नाराज थे नाराज थे। कि किसान, जहां एक तरफ कल तक जयंत चौधरी अग्रेसिवली किसानों के लिए आवाज उठाए और आंदोलनों में भाग लिए, फिर वो उधर मिल गए। लेकिन जयंत चौधरी ने 2 टेस्ट दिए हैं, दोनों पास कर लिए। लोकसभा में भी उन्होंने अपने खोई हुई सीटें, दोनों मजबूत सीटें थी, वापस ले ली, और विधानसभा में जो पहला काम था वो जीत लिया। अब चिंता जो है वो सपा के लिए इस बात की है कि मुस्लिम वोट वो कैसे जोड़ेगी 27 में, जो उनको और 22 में अच्छे दलितों को मिले थे, कैसे जोड़ेगी। और दलितों को एड ऑन कैसे करेगी, जो उनका पीडीएफ फॉर्मूला है, जो इस चुनाव में नहीं दिखा। आसपा की का चिंता ये है कि आसपा तमाम प्रयास करके भी, अभी हमने चंद्रशेखर की पार्टी की कई मेरिट्स बताई, पर एक डिमेरिट ये भी है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद भी मुस्लिमों के बहुत ज्यादा वोट नहीं ले पाए, स्थानीय होने के बावजूद नहीं ले पाए। और तो और वहां जो उन्होंने, जो शर्मा जी ने जिक्र किया था कि जो मुसलमानों में जातियों में बांटने की कोशिश थी, उसको बहुत ज्यादा तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं कर नहीं पाए, कर पाए, वो वैसी वोट ले गए। ओवैसी वोट लेकर चले गए। और जिस ढंग से अगर हम देखें, तो ओवैसी की पार्टी को इसलिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि वो महज एक दिन की बात है, वो तो उससे नहीं, पहले तो कहीं वो लाइन में नहीं थे। टाइम का था, महज टाइम। एक दिन की बात है, और ओवैसी के कैंडिडेट ने वो लड़ाई जो है आसपा के लगभग बराबर कर ली। नहीं, वो तो तो उसमें तो मैं सिर्फ आपसे टाइम का, सिर्फ टाइम का मामला आखिरी रहा। 2 मिनट शर्मा जी है कि जो हम बात मैं अभी राणा जी से कर रहा था, तो आपका मानना भी यही है कि अभी ये लड़ाई जो है एनडीए से इतर जो है, ये उसके लिए रोचक लड़ाई होगी अगले 2 साल कि नहीं, जो बाकी 4 दल हैं अभी जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बस बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, ओवैसी की भी पार्टी हो, ओवैसी पे भी ये ठप्पा फिर लगेगा। कल से ये बहस चलेगी कि ओवैसी ने फिर एक सीट हरवा दी। नितिन जी, ये जो गठबंधन है, जो अब गठबंधन है, पब्लिक डोमेन में आएगी कि इस वोट कटवा कौन। वोट हाँ, कटवा कौन इस किया। गठबंधन के पास आप ब- देखो ना। ये जो राणा जी कह रहे हैं, अगली जो हम्म, बहस है, और अगले 2 साल जिसपे विपक्ष की पे जो पार्टियां वो उनको काम करना होगा या करेंगी कि आखिर वोट कटवा का ठप्पा किस पे लगवाया जाए। क्या बसपा ही ठप्पा लगाएगी कि वोट काट के उन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन आजाद समाज ने बिगाड़ दिया? क्या सपाई लगाया कि दोनों ने मिलकर उनका खेल बिगाड़ दिया? या आजाद समाज पार्टी क्यों ना ये आरोप लगाए कि अगर मुसलमान ने हमें वोट दे दिए होते तो हम ही जीत लेते? जी। देखो नितिन जी, ये जो गठबंधन है, ये बड़ा गठबंधन है। आप देखो कि इसमें सामान्य और ओबीसी, ये बड़ा वोट बैंक है। और मैं एनडीए की पश्चिम हम उत्तर बात प्रदेश, कर रहे एनडीए की बात, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। वो जिस वोट बैंक पे चुनाव लड़ती है, सामने वाले को जब तक वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जब तक वो जो बड़ा वोट दलित और मुस्लिम है, तब तक वो एक मंच पे नहीं आएगा। अब एक मंच पे कैसा आएगा, वो सब सोचने का विषय है। और जहां तक वोट कटवा की बात है, तो चूंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ जिस तरह चक्रों में फंसाया ओबीसी ने मीरापुर में तमाम सपा को, असपा को, बसपा को, तो वो तो चूंकि इसलिए फंसाएंगे, उन्हें राजनीति करनी है।
ये तो विपक्ष कहेगा कि भाई वो वोट कटवाए हैं, लेकिन उन्हें तो यहाँ स्थापित होना है ना। अब कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी नहीं, ये वो हो कहते सकती भी है, रहे हैं कि भाई नहीं मेरी पार्टी ओवैसी है। की कहीं ना कहीं ये हो नहीं, सकता है वो कि या तो उसको अखिलेश यादव कहते भी उनके रहे साथ हैं कि रहें। मेरी पार्टी है, मैं अपने कैंडिडेट लड़ाऊंगा, वोट लाएंगे। ये मेरा लोकतांत्रिक, मतलब उनका कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकार है कि चुनाव लड़ाएं। इसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है ओवैसी का कि या तो आप अखिलेश जी हमें अपनी यहाँ अब शामिल करो अपने साथ में, और अगर शामिल नहीं करोगे तो हमारा तो यहाँ कुछ है नहीं, हम आपका भी नहीं करने देंगे, आपको भी नहीं बढ़ने देंगे। और हमें लग रहा है कि ओवैसी तो ऐसे हैं यहाँ। 2022 में भी आप देखो तो ऐसी बहुत सारी विधानसभा सीटें थी जहां बीजेपी जीत गई, इसलिए क्योंकि ओवैसी वहां रैली करके चले गए, उनके प्रत्याशी थे। तो ओवैसी जी तो इनका तो अपना जो नेटवर्क है वो तो जब तक विपक्ष अपनी रणनीति नहीं बनाएगा कि एनडीए का काट क्या है, तब तक ये तो लगेगा ही कि भाई ओवैसी आएंगे तो काम बिगाड़ेंगे। 2027 तक ये राजनीतिक बहस हर दिन बदलेगी, बढ़ेगी, आगे चलेगी। राजनीति और उससे तमाम मुद्दे से जुड़ी बातों पर हम अपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के साथ भविष्य में चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।